तो उस टाइम पे दो चार मिलिटेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा मतलब सर्कुलेशन में थे टाउन में, एंड वी वर द सॉफ्ट टारगेट्स। सच में वो बदलना चाहते हैं या मजबूर हैं या कुछ और, क्या आपने फील? एंड माई ग्रैंड मॉसी स्टार्टेड शाउटिंग, या खुदायो ज लिखा ऐसे कि डियर अननोन गनमैन काइंडली किल मी बिकॉज दिस फियर ऑफ गेटिंग किल्ड इज किलिंग माई डे बाई डे। व्हाट डू यू फील कि असली आज़ादी का मतलब क्या है? क्या खौफ से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, किससे? व्हाट एक्चुअली आज़ादी इज फॉर यू? का आपको पता है जो एब्रिगेशन की सेरेमनी थी उस दिन वी वर सपोज्ड टू यू नो मतलब somebody was supposed to shot you। 5 लाख रुपए आप दे दो और हम आपको फील्डिंग से हटा आपका जो है फील्डिंग से हटा देंगे और आपका जो है हिट ऑर्डर वो हटा देंगे। बे आओ जुमा गोम तमा सजद बकरहा, बे आओ जुमा गोम तमा सजद बकरहा, कन रूद वशा गूल चलिया जानी खुदा म्यो। तो इस वक्त मेरे साथ एक जाने माने नाम, ये पर्सनालिटी बारामूला से, कश्मीर बारामूला, आबिद सलाम वार। अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत ही यंग एज से सोशल एक्टिविज़म की बात करूं या सियासत की बात करूं तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव रहे। एंड साथ ही साथ इंडियन आर्मी के साथ काम भी किया। डी रेडिकलाइजेशन की बात अगर मैं करूं, इन्होंने जो है काफ़ी छोटी उम्र से शुरू किया करना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। तो आज सोचा कि इनसे ही गुफ्तगू कर दें, इनसे जानें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सीखा और क्या कुछ जो है ये मैसेज और अपना वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे नौजवानों के साथ शेयर करें। पहले आबिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच कि आप आवाज़ दिल के इस एपिसोड पे आए। थैंक यू। तो आबिद जी, जैसे कि आपके बारे में मैंने बात की कि आप सोशल एक्टिविज़म में काफ़ी जो है आपने काम किया। ख़ास तौर पे ये ओल्ड टाउन से है। ओल्ड टाउन एक ऐसी जगह मानी जाती थी एक टाइम पे जहाँ पे शायद गुजरना भी मुश्किल होता था किसी के लिए। लोग डरते थे वहाँ पे क्योंकि उस वक्त समा ही ऐसा था। लेकिन उस समय में डी रेडिकलाइजेशन पे आपने काम किया और भी बहुत सारे काम किए। तो आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो ये जानने को मिला कि एक समय ऐसा था कि आप पे, आपके घर पे जो है ग्रेनेड अटैक हुआ मिलिटेंट्स के थ्रू ऑफ कोर्स। तो वो जो समा था ऑफ कोर्स पर्सनली आपके फैमिली वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ उस वक्त का वो एक्सपीरियंस, उस टाइम का वो जो खौफ था, कैसे आपने उस चीज़ से डील की? क्या आपने सोचा? क्या वो आपने लोगों की ज़िम्मेदारी के बारे में ज़्यादा सोचा या अपने खौफ के बारे में ज़्यादा सोचा? देखिए हरलीन, थैंक यू सो मच मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहेंगे कि बहुत ही तल्ख़ तजुर्बे होते हैं, बहुत ही कड़वे तजुर्बे होते हैं, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है ना? जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ठीक है ना? तुम्हें क्या करना है और तुमने जो ऑलरेडी डिसीजन लिया था, क्या तुम उस डिसीजन पे ही रहोगे या नहीं रहोगे? बेसिकली मैं ओल्ड टाउन के शाहमदान कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टाउन, जहाँ से बारामूला टाउन की जो है शुरुआत होती है। खैर अब जो हालात बन गए हैं बहुत ही बेहतरीन हालात हैं। अब तो मैं ओल्ड टाउन नहीं कहूँगा, अब तो मैं शहरी ख़ास बारामूला कहूँगा। जिस तरह से डेवलपमेंट और लोग जो है अमन की राह पे चलने लगे हैं, तो मैं तो अब शहर ख़ास ही कहूँगा और मुझे ये कभी गवारा नहीं होगा कि कोई बंदा हमारे उस दरिया के उस वाले इलाके को जो है ओल्ड टाउन फिर से कहे। तो हुआ यूँ, मैंने जब अपना कॉलेज ख़त्म किया, यूनिवर्सिटी उसके बाद मेरी ख़त्म हुई, मास कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में मेरा ग्रेजुएशन था। देन आई परस्यूड फर्दर स्टडीज़ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन। तो उसी के दौरान हम अकल जिसको हम कहेंगे, जिनके ख़यालात मिलते थे, हमने डिसाइड किया कि विल गो फॉर द ULB इलेक्शंस। तो ULB इलेक्शंस हमने फॉर्म भरा
नया था. Even though I belong to a political family, my father was a great political leader हाँ from जी, वो भी prominent हाँ leader थे, बहुत बिल्कुल prominent leader थे. तो ये threats का आना चलता था, मतलब ये सुना चलता हुआ था, नया नहीं ये था सारा आपके कुछ लिए। चलता था. बट उस टाइम पे क्या होता था, हम छोटे थे और वो जो प्रेशर हमारे फादर पे होता था, जान का डर लगा रहना, हमें भी होता था. जब वो निकलते थे उनकी जान का डर, जब सिक्योरिटी कवर होता था उनको, तो हमें उनका डर भी लगा रहता था कि कहीं इनको और उनको कुछ भी हो ना जाए. और उस टाइम पे पीक ऑफ द मिलिटेंसी पे था. बट कहीं ना कहीं पे वो इतने शेरदिल थे कि वो अपनी फैमिली पे वो असर नहीं होने देते दिखने थे। नहीं देते थे. तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उस टाइम पे किया जहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है उस टाइम पे बाइकआउट किया. तो हम नए नए लोग जो है उसमें आए, तो लकीली वी वॉन द इलेक्शंस. तो उसके बाद यहाँ पे देयर वर 3-4 militants who were active in Baramulla. Very actively they were doing their militant कौन activities. से साल की बात है? ये 2018 की बात है. तो उस टाइम पे दो चार मिलिटेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा मतलब सर्कुलेशन में थे टाउन में. एंड वी वर द सॉफ्ट टारगेट्स उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इजी टारगेट्स थे. तो हमें जो है उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सिक्योरिटी कवर में रखा और उन दिनों सारे इन पर्सन्स को प्रोटेक्शन में रखा. तो वहाँ पर हम रहे और उस प्रोटेक्शन में भी रहना अपने आप में कमाल की बात है. बिकॉज आप अभी तक फ्री थे, आप अभी तक अचानक बाहर से जाते थे, आपको अचानक कुछ से मिल मतलब आपको ये इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा. तो उसके बाद वीडियोस आने शुरू हो गए. एक क्या मिलिटेंट होता ने था? एक मिलिटेंट ने, मैं आपको बताऊंगा, ये तो अब अल्लाह करे कि आप बीती ही रहे, फिर से हाँ, दोबारा रिपीट ना हो, आप बिल्कुल। बीती रहे. तो आई टेल यू वन थिंग, मैं बैठा था उस जगह पे जहाँ पे रखा था हमें, तो वीडियोस आने शुरू हो गए. ठीक है, वीडियोस आने शुरू हो गए. मतलब इनके कोड नेम भी होते थे ना मिलिटेंट्स के, इसने वीडियो चढ़ाया. और वो एंड वो किसी को, आयरनी इज कि वो किसी को मारने की धमकी देते थे, लेकिन अच्छा। शुरू करते थे वो अल्लाह के नाम से. ठीक है. Okay. सो मैनिपुलेशन ऑफ द रिलीजन वाज द मेन हाँ, देर उनका, actually, है ना. तो रिलीजन को मैनिपुलेट करके वो बोलते थे कि हमारे कश्मीरी भाइयों को मैसेज है कि जो इलेक्शंस में है, चाहे पंच है, सरपंच है, ये है, वो है, और उनको हम विल शॉट देम अगर उन्होंने फॉर्म वापस नहीं निकाला. तो अब फॉर्म वापस निकालने की बात भी चलेगी. अब हम बन गए, अब थोड़ा हम यूज्ड हो गए उसके साथ. देन आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला. तो वहाँ पर काम किया. मतलब ओल्ड टाउन जाना, उस टाइम की मैं बात कर, अभी तो शहर खास है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम घर जाना वाज लाइक ए वेरी स्कैरी थिंग. तो गेट को मेरे जो बड़े भाई हैं 5:30-6 बजे गेट जो है बंद कर देते थे. तो फिर जब लोगों का आना जाना रहता था फिर हम खोल देते थे. तो ऐसा होता था कि मतलब वी स्टार्टेड इंक्वायरिंग कि कौन गेट पे आया है. कोई अगर अपना घर का कोई मेंबर भी होता तो हम दूर से मेरी मदर जो है किचन से आवाज लगाती, कुछ कौन है. जब हमें यकीन होता कि ये है, तो मुझे बाहर नहीं जाने देते थे. आई टेल यू, मुझे नहीं जाने देते थे. मेरा भाई जो है, वो बड़ा भाई कहता था कि नहीं, मैं जाऊंगा आगे. एंड वी वर काइंड ऑफ उस डिलेमा में थे कि यार एनीथिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो फिर एक दिन हुआ यूं, 2020 की बात है, अक्टूबर की बात है. दैट इज वेरी स्कैरी थिंग. मैंने डरना छोड़ दिया था. मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा. अगर मरना ही होगा मरेंगे. फिर कल आखिरत में वो भी अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मैं भी अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा. फिर हम देखते हैं कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है, इसने क्यों मारा और मैं क्यों मरा. तो ये मैंने दिमाग में ठान ली. तो उसी दौरान मुझे याद है, मैंने एक बीच में लिखता भी था, और मैं उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा लिखा, अभी मुझे याद नहीं है. वो पोइम एक लिखी थी, आई कंटेस्टेड फॉर व्हाट, आई कंटेस्टेड जस्ट एक्सेप्ट द फियर ऑफ गेटिंग किल्ड. उसमें फिर मैंने बहुत चीज़ें लिखी थी. जैसे मैंने लिखा था कि पंक्चर साउंड्स एंड थंडर साउंड्स मेक्स मी स्कैरी, इट सीम्स दैट अननोन गनमैन इज रोमिंग इन द स्काई. लास्ट में मैंने लिखा था कि डियर अननोन गनमैन, काइंडली किल मी बिकॉज दिस फियर ऑफ गेटिंग किल्ड इज किलिंग माई डे बाई डे. तो ये पूरा मैंने, आई विल शेयर दैट विथ यू, ये लिखा था. तो अक्टूबर और हाँ अक्टूबर होगा, गर्मी थी. हमारे किचन के बाहर एक स्लैब है, गैरेज है गाड़ी का. तो मैं वहाँ बैठा था, मैं अपनी नीस के साथ खेल रहा था. एंड उस टाइम पे मैं आई वाज नॉट मैरिड. तो खेल रहा था, तो वो अंदर चली गई और मैं भी अंदर चला गया. बस 4 से 5 सेकंड का फासला हुआ.
तो अब वो जो उस टाइम पे मिलिटेंट्स वगैरह थे, उनको तो उस एनकाउंटर में यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एलिमिनेट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डर कम होने लगा था। तो अभी क्या हुआ, मैं अंदर चला गया, किचन में था, तो एक आग का गोला जैसा आया। आई स्वेयर, मतलब आई स्टिल कांट, मतलब मैं अभी भी वो भूल नहीं सकता हूँ। एक आग का गोला आया और वो हमारे छत जो है घर का, तो कश्मीरी स्टाइल जो छत होता है उसमें एक डेकोरेटेड वो टिंटेड एक वो फिल्म लगी थी, उस पे गिरा और थोड़ी सी आग लग गई। एंड माई ग्रैंड माँ शी स्टार्टेड शाउटिंग, या खुदायो ज़लिका, ऐसे। तो मैं बाहर निकला और इतने ही समय में, द ब्यूटी ऑफ ओल्ड टाउन इज, शहर खास इज, कि चाहे कुछ भी हो, आप किसी नेबर को देखोगे परेशानी में, वो आ जाएंगे। डर का माहौल था, लेकिन जरूर। फिर भी नेबर्स निकले, वो आए डंडे लेके अंदर घुसे। जब उन्हें देखा कि लोग जो है, मतलब ये फैमिली मेंबर्स, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्क्रीमिंग, क्या था, तो मैं बाहर निकला और मेरे पैर ज़मीन पे नहीं टिकते थे। पहली बार लाइफ में, मतलब मैं उतना नहीं डरता, अगर मैं मेरा 1-to-1 किसी मिलिटेंट के साथ आमना सामना होता मैं नहीं डरता, पर घर पे ऐसा हुआ। आई स्टार्टेड क्राइंग माई फैमिली, माई मदर, और तो हमारे घर मेहमान भी आए थे कुछ, तो वो रोने लगे। माई नीस, आई वाज सीइंग हर, कि वो मतलब डर जैसा माहौल। तो घर डैमेज हुआ था? घर डैमेज नहीं हुआ, लकीली बच गया, और लोग बच गए। लोग बच गए, तो लोग आए, उन्होंने जंप मारा और देखा कुछ क्या है। एक दो बंदे ऊपर बालकनी साइड पे भी गए और उन्होंने इमीडिएटली जो है वो आग को ना वो कर दिया। तो उसके बाद हुआ यूँ, पुलिस आई, आर्मी आई, उन्होंने वहाँ पे एरिया को थोड़ा सा सिक्योरिटाइज किया, देखा, वहाँ से सर्च वगैरह की। एंड उस नाइट तो मैं ऑलमोस्ट आई वाज डेड, but fortunately the police, even the army, one of my जो हमारे नेबरहुड में एक आर्मी की कंपनी है 46RR की, उस टाइम पे देयर वाज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, ही केम एंड उसने मेरी मदर को दिलासा दिया, सब लोगों को, कि मैं हूँ इधर ही, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ इधर ही। और वो 3-4 बजे तक वहीं रहे, जब तक वो डर का माहौल मतलब हमारे दिमाग से नहीं निकल गया। So that is the most scary thing which I have seen. और उसके अगले दिन जब मैंने देखा कि लोग आने लगे, जैसा घर पे कुछ इंसिडेंट होता है तो फिर लोग आने लगते हैं ना, लोग आने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। देन आई थॉट नहीं, आई विल नॉट, चाहे भले ही मेरे से काम कम हो, चाहे भले ही मेरे से मतलब लोगों की एज पर एक्सपेक्टेशंस जो है काम कम मत ना हो, बट जो नए फेसेस अब मेरे बाद आएंगे या आना चाहते हैं, एटलीस्ट आई कैन टेल देम कि बेटा घबराने की बात नहीं है। तो दूसरे दिन आई थॉट कि नहीं करते हैं। तो उसके बाद जब आर्टिकल 370 जब आगे जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब वो अटैक हुआ तो वो क्या थी वो चीज़, मतलब ग्रेनेड या व्हाट? पता नहीं, मतलब जितना मुझे उस टाइम पे पता चला, मतलब जो थे सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि इट वाज पेट्रोल बम और कॉटन बम, कुछ ऐसा था, एंड वेरी डेंजरस। एंड लकीली जो है फॉर्चुनेटली हम सेव हुए, और बहुत ज़्यादा मतलब वो डर उसके बाद रहा। मैंने जब कंसर्न जो SHO साहब है, वो जब आए घर पे, तो उन्होंने मेरी बात करवाई SSP साहब से, उस टाइम के जो SSP साहब थे। तो फ़ोन पे बात की और मुझे आंसू आना शुरू हो गए। मैंने कहा सर, मैं मिलिटेंट नाम नहीं निकल रहा था, ग्रेनेड हुआ। इससे बेटा कोई बात नहीं, हम वहाँ पे वी आर देयर फॉर यू, there is no issue at all, because I was the only one among the representatives who was staying in Old Town that time पे, तो we were the soft targets। तो एक्चुअली वो एक बहुत ऐसा माहौल था जो शायद कभी भी आप भूल नहीं सकते। बहुत जैसे आपने हमें वो समा बताया, आई होप कि जो भी इस वक्त व्यूवर्स हैं, दे कैन इमेजिन द होल सिचुएशन। आप घर पे बैठे हैं और एक आग का गोला आपके घर के पास आ रहा है, आपने कुछ गलत किया भी नहीं है, आप जो है लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली उसके बाद भी आपने यही सोचा कि यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल, एंड यही एक इंसान, वो जो सोशल एक्टिविज़म मैंने पहले आजमाया था, वर्ड यूज़ किया था, ये जो अल्फाज है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं होता, ये जज्बा होता है वो अल्फाज का। तो आप जी, आपने डी रेडिकलाइजेशन पे बहुत ही काम किया है, बहुत से यंगस्टर्स से आप मिले हैं, बात की है। ओल्ड टाउन वापस कहूँगी, जिसको आज शहर खास कहते हैं।
तो क्या लगा आपको उन नौजवानों से मिलकर कि सच में वो बदलना चाहते हैं या मजबूर हैं या कुछ और, क्या आपने फील किया? बहुत बहुत बदलना चाहते हैं, इनफैक्ट बदले भी हैं। आई विल टेल यू वन वन मोर थिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और वो एक चीज़ है जिसने जो भी दिमाग में कुछ शक होते हैं ना, कन्फ्यूजन, उन सब चीज़ों को दूर कर दिया कि नहीं, ये जो रेडिकल बंदे होते हैं, ये जो रेडिकल लोग होते हैं, इनके दिमाग को कैसे इन्होंने मोल्ड किया हुआ होता है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद देयर वाज द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ आर्टिकल 370। तो आई वाज कॉल्ड बाय वन ऑफ द, एक दोस्त ने कहा कि यार मिलना है। मैं नीचे आया, हम मिले रैंडमली। उसने कहा अभी यार थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करो, थोड़ा सा प्लीज़, हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तुम ज़्यादा एक्टिविज़म में हो, लोगों से मिलते हो, और यू आर यू नो इन टच विद द पीपल ऑन ग्राउंड, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो एक बंदा है, आई यू नो, मैं उसको भैया करके बुलाता था। तो OGW फिर वो निकला, ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो नॉर्मल सा बंदा, बिकॉज यू कांट इमेजिन एक हाइब्रिड मिलिटेंट और ये है नॉर्मल है, बंदा चल रहा है। तो मुझे अब भी याद है, वो बंदा मुझे मिला, उसने समहाउ कहीं से मुझे कॉल की और बुलाया, कहा कि यू कम हियर, मुझे आपसे ज़रूरी मिलना है। एंड मैं कहा ठीक है, ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, जैसे मेरे बड़े भाई हैं। मैं गया और मुझे अभी भी एरिया याद है। इट वाज, ये जो अपना सस्पेंशन ब्रिज है, हाँ। आपने क्रॉस किया, देयर इज द फिल्ट्रेशन प्लांट जल शक्ति का, उसके सामने गाड़ी लगी है। तो ये गाड़ी में बैठा, मतलब अभी भी मुझे वो चीज़ याद है कि लोग कितने जल्लाद हो सकते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपना पर्सनल पैसा कमाने के लिए, अपना रेडिकल नैरेटिव चलाने के लिए। दे कैन किल एनीबॉडी। मैं गाड़ी में बैठा, और वो फ्रंट सीट पे बैठे। इट वाज I-20 गाड़ी कुछ था ऐसा ही, मुझे याद नहीं। और मैं पीछे बैठा। कहा छोटू ठीक है, छोटू मुझे छोटू ठीक है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल ठीक हो आप, अच्छे से। बोला हाँ आप कब आए, आपको गुलमर्ग में रखा था कहीं पे प्रिवेंशन में, तो आप कब? मैंने कहा मैं अभी आया, जस्ट आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो मैं कहा आपको फील्डिंग लगी है, आई स्वेयर ऑन माई मदर। अच्छा। मैंने कहा फील्डिंग, मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर हार्टेड पर्सन। मैंने कहा यार ये तो है, क्या पता। कहा आपको पता है जो एब्रिगेशन की सेरेमनी थी उस दिन, वी वर सपोज्ड टू यू नो, मतलब somebody was supposed to shot you, तो ये फील्डिंग लगी थी, बट लकीली तुम वहाँ नहीं थे, तुम बच गए। You give me 5 लाख रुपीस, I swear। और अर्निंग हमारी उतनी नहीं थी उन दिनों। You give me 5 लाख रुपीस, तो मैं 5 लाख रुपए आप दे दो, और हम आपको आपका जो है फील्डिंग से हटा देंगे, और आपका जो है हिट ऑर्डर वो हटा देंगे। मैंने कहा भैया यू कम टू माई हाउस एंड सी माई कंडीशन। हमारे पास उतनी अर्निंग नहीं होती है, उतना ये नहीं होता है, उतनी सैलरी नहीं है ना। तो मैं स्टडी मोड में भी था उस टाइम पे, तो मेरे पास नहीं है। मैं परेशान हो गया और मेरी टांगों से जान निकल गई। मैंने कहा अब तो मैंने मरना है, अब बस अब यही है, ऑप्शन नहीं है। फिर उसे ही स्टार्टेड गिविंग मी ऑप्शंस, आई स्वेयर। द सेकंड ऑप्शन वाज कि ओके ठीक है 1 लाख दे दो। मैंने कहा 50,000 की मेरी औकात नहीं है, आप, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं। कहा ठीक है, तो व्हाट यू डू इज, एक मिलिटेंट है पता नहीं, उसको जो है आप अपने घर में रखो। मैंने कहा यू डू वन थिंग, यू किल मी, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोला बचना है, आई स्वेयर। मैंने कहा ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट ये तो 5 लाख रुपए से, इनसे भी इलॉजिकल बात है, आप क्या करते हैं। कहा ठीक है, फिर आप एक काम करो, आपके पास जो है PSOs हैं। मेरे पास नहीं थे, पर मैंने डर के मारे कहा, मैंने कहा शायद ये मतलब डर जाएगा। मैंने कहा हाँ मतलब है, आप बताओ ना क्या है, क्या करना है। बोला आप उनको लेके कहीं विजिट पे चले जाओ। दिस इज हाउ रेडिकलाइजेशन कैन किल, नस्लों को बर्बाद कर सकती है। एंड दिस इज वाई फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड टू गो फॉर द डी रेडिकलाइजेशन वाला नैरेटिव लेके मैं चलूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए, बट आई विल डू दैट। तो उसने कहा कि तुम उनको साथ ले जाओ और हमें लोकेशन बताओ, विल किल देम, विल शॉट देम डेड। ये दिस वाज मेरे लिए नया, मतलब एक बंदा जिसको मैं बड़ा भाई मानता था, या मतलब
रैंडमली मेरी नज़र में वो अच्छा आदमी था और उसने एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, जब उसने मुझसे बात की शुरू की ये कन्वर्सेशन, मुझे अब भी याद है, वो गाड़ी में बैठा और उसने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसा ही उसने कहा, आई स्वेयर बाय मदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू उत्तकुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा। मैंने कहा ये तो बड़ा पीर आदमी है ना, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है और इसने कुरान की आयत बोला, इसका मतलब पता है? मैंने कहा नहीं भैया। बोला इसका मतलब है कि ये मुसलमान जब बैठता है तो वो जो अल्लाह से डरता है वो हमेशा जस्टिस की बात करता है। अब मुझे वो रिस्पेक्ट बढ़ गई, मैंने कहा बंदा अच्छा। अब मुझे इतना नहीं पता था कि ये जो है दिस ब्लडी मैन इज अ हाइब्रिड मिलिटेंट, मुझे पता नहीं था, 2020 की बात है ये। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा पहले कुरान की आयत पढ़ता है, दिस इज हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग द रिलीजन। तो फिर कहा कि हम उनको गन डाउन करेंगे, तो आप उनसे वेपन्स लेंगे, तुम चले जाओ। मेरे सारे कपड़े पसीने से गीले हो गए, ठीक है। मैंने कहा भैया दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, प्लीज़ किल मी। अब उसको जब लगा कि बंदा श्योरिंग करने लगा ये, उसने कहा कि जाओ जाओ जाओ। मैं निकला, 1-2 दिन बाद मुझे मिलना, चलो ठीक है अब तुम 1 लाख रुपए लेके आ जाना। मैं चला गया। मैं आई स्वेयर मैंने गाड़ी अपनी कहीं पर रखी थी, मैंने कहाँ रखी मुझे पता ही नहीं है। मैं 2 घंटे तक अपनी गाड़ी ढूंढता था कि किस पार्किंग में मैंने, कहाँ पर मैंने अपनी जो है गाड़ी रखी है। और उसके साथ साथ जब मैं वहाँ मतलब उस जगह से निकला तो आई स्टार्टेड रिसाइटिंग द कलिमा, जो भी मुझे याद था। मैंने कहा अब तो मुझे शायद बैक एंड से मेरा जो है हेड कहीं ना कहीं पे क्या कर दे, शॉर्ट कर दे। तो वो है विटनेस। कभी मुलाकात उनसे हुई? नहीं, उसके बाद जो है ऊपर वाले ने विद हेल्प ऑफ द जो है हमारी ब्रेव पुलिस है, आर्मी ने उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया। और जहां पर भी है उनको अभी मुझे नहीं लगता जुड़ेगा। इनफैक्ट जब उसको पकड़ा भी था उसके बाद भी मैंने सुनने में आया कि उसके मतलब रिवील है कि बहुत जो है नाम निकले थे ऑन द टारगेट लिस्ट जिनको उनको टारगेट करना था। बट वन थिंग इज देयर कि बंदे को जब मरना होगा उस टाइम पे मरेगा। बट एक चीज़ है, वो जो घाव होते हैं ना, वो जो घाव होते हैं, वो जो बहुत तेज़ ज़ख्म होते हैं, जो कभी आप भूल नहीं पाते हो कि यार एक मेरा ही बंदा कश्मीर का ही रहने वाला है, मेरी ही कम्युनिटी है, मेरे ही समाज से है और मेरी ही कहीं ना कहीं पे इससे है। और ये बंदा जो है इतना जल्लाद, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं मारवातुल, है ना, जल्लाद बना है, इतना मतलब दहशत है, दरिंदापन था लोगों में कि कहीं ना कहीं पे ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं पे उनको मतलब अपने माँ बाप को भी अगर वो मतलब उनको आदेश मिलता कि मारो, वो कर देते। एंड दैट इज़ द वेरी स्कैरी थिंग। ये जानकर तो यही समझ में आया कि रिलीजन के नाम पे, पैसे के नाम पे लोगों ने इंसानियत भूल दी। कोई भी मज़हब ये चीज़ें नहीं सिखाता है। डी रेडिकलाइजेशन की हमने बात की और आपकी कहानियाँ सुनकर तो यही लगा कि वो जो नरेटिव पावर है, रॉन्ग नरेटिव पावर, वो बहुत ही हद तक जब आप सोचेंगे तो आपको वही सही लगने लग जाएगा। एंड वहाँ पे ही फिर नरेटिव पावर आता है, जैसे कि जो काम आप अभी भी कर रहे हैं और बिल्कुल करते आए हैं। तो आबिद जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए इस वक्त, तब भी, लेकिन इस वक्त आज हम 2026 में हैं, व्हाट डू यू फील कि असली आज़ादी का मतलब क्या है? क्या खौफ से आज़ादी, बेरोज़गारी से आज़ादी, किससे? व्हाट एक्चुअली आज़ादी इज़ फॉर यू? देखिए, आपको मैं हार्डली एक एग्जांपल दूं। एक बंदा है, उसके पास 2-3 दुकानें हैं, ठीक है, 2-3 दुकानें हैं और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, नेटवर्थ है उसकी, और सामान अलग से उसके दुकान में है, ठीक है। अब वो देखने में सोसाइटी में कितना रिच है ना, हाई क्लास बंदा है, घर भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसको इतना खौफ है कि वो अपनी दुकान खोल नहीं सकता, जो कि था पहले, ठीक है, अपनी दुकान खोल नहीं सकता। तो अब बंदा बेरोजगार है? हाँ। नहीं ना, बेरोजगार नहीं है। हाँ। क्योंकि उसके पास है, yes. सारा कुछ है। एक मजदूर है, उसमें एबिलिटी है कि वो दिन को काम करे। लेकिन वो जब यहाँ पे ब्रिज पे बैठता था, आज़ादगंज ब्रिज पे, लेकिन ब्रिज बंद होता था, हड़ताल होती थी। अब मुझे बताओ, उस टाइम पे खौफ से आज़ादी चाहिए थी कि बेरोजगारी से? अब लोग आज़ाद हो गए हैं। आई विल टेल यू वन थिंग, हम फुली आज़ाद हो गए हैं। क्यों? नैरेटिव खत्म हो गया। देयर इज मिलिटेंसी नोवेयर इन द कश्मीर, कुछ भी नहीं है, क्रश हो गया सारा कुछ विद द स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी एजेंसीज, सारा कुछ क्रश हो गया। अब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे इन 365 डेज जहाँ पर आप देखो कि हड़ताल है, कोई कॉल है,
इसने कॉल दी, उसने कॉल दी, इसने ये किया, उसने वो, कुछ नहीं है। अब तो आज़ादी तो हमें किससे चाहिए थी? खौफ से। मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पर जो है स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, जिस टाइम पे वो नैरेटिव चला था और ऐसे बच्चों को गुमराह किया जाता था, आई टेल देम इनोसेंट बच्चे थे जिनको पता भी नहीं था, जब उनको गुमराह किया जाता था और जो उनका मेन लीडर होता था ब्रिज पे, यहाँ पर वहाँ पर, ईद के दिन ऐलान हुआ करता था कि ईद से पहले कि कोई इस ईद पे रोटी नहीं खाएगा, कोई गोश्त नहीं पकाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और जो बंदा, जो बेचारा गरीब, जिसके बच्चों ने जिद की, जिसके बच्चों ने, आई हैव सीन, आई हैव विटनेस, जिसके बच्चों ने जिद की कि पापा हमें चॉकलेट ला के देना, हमें चिकन खाना है, हमें मुर्गा खाना है, फिश खानी है ईद पे। अब वो बेचारा तो सह नहीं पाएगा ना। वो जब वो ऐसे ऐसे लोग जब चले जाते थे, ब्रिज क्रॉस करते थे, जब वो वापस आते थे, तो आई हैव सीन दीज थिंग्स एंड पढ़ने दो गालियां, आई डोंट केयर, लोग जो बोलेंगे बताने दो, बट आई हैव सीन दिस थिंग कि उन लोगों के जो गरीब बच्चे या जो भी था, उनके लिए जो बिस्किट्स लाते थे, दाल लाते थे, चाय लाते थे, जो भी लाते थे ईद के लिए, अरफे के दिन, वहाँ पर जो बैठे रेडिकल कुछ खुदगर्ज अनासिर होते थे, आई हैव सीन देम, उन्होंने उनकी रोटियों के पैकेट्स तोड़े और उनके ऊपर चढ़े, अपने जूतों से उनको कुचला और उनको कहा कि आज जो है इस साहब की कॉल है, उन्होंने कैलेंडर में कहा है कि आज के दिन कोई कुछ नहीं खाएगा। तो और शाम को वो उनके पास अपना पैसा पहुंचता था। और जो लड़के बेचारे करते थे, जो जोश में आके, जज्बे में आके करते थे, उनको ये नहीं पता होता था कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने देखा है, मतलब बहुत सारी जगहों पर मैंने, मतलब ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि लोग उस हड़ताल के दौरान लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं होता था, और जो बंदे जो कॉल्स देते थे, जो इस नैरेटिव को चलाते थे, वो अपने घरों में मज़े से ऐश करते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि आज़ादी खौफ से, बेरोज़गारी ठीक है अपनी जगह, बट एक मर्द जो है ना, एक औरत जो है, एक इंसान जो है, वो जद्दोजहद करता रहेगा अपनी फैमिली के लिए, वो लड़ता रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगा, बशर्ते कि खौफ ना हो किसी चीज़ का। आई हैव सीन द शॉप्स इवन इन बारामूला, कोई बंदा, किसी की शादी होती थी और मजबूरन जो है वो अपना ग्रॉसरी का सामान देने के लिए, वाजवान का सामान देने के लिए, हमारी आपकी इनकी रिक्वेस्ट पे शॉप खोलता था ना। गंदगी, ह्यूमन टॉयलेट, उनकी जो दुकान की शटर्स है, उन पे लगाया जाता था। व्हाट स्कैरी वी कैन विटनेस, हम इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी हमने ये बातें की, आपसे जाना रेडिकलाइजेशन के बारे में, ये सुन के तो खैर इंसानियत पे कहीं ना कहीं अफसोस हो जाता है कि ऐसी चीज़ें भी हमने कश्मीर में विटनेस की है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम खुशी भी इस बात की होती है कि आप जैसे जो लोग हैं वो अभी सोसाइटी में हमारे हैं, और कहीं ना कहीं अब जैसे माहौल तो हमें पता है कि बदल गया है और बदल भी रहा है। आखिर में मैं एक पैगाम ज़रूर आपसे चाहूँगी हमारे नौजवानों के लिए, हमारे कहीं ना कहीं शायद आज भी कुछ ऐसे नौजवान होंगे जो कन्फ्यूजन या गुस्से में होंगे, तो उनके लिए आबिद जी आपका क्या पैगाम रहेगा, एक छोटा सा पैगाम? देखिए, सिंपल सी बात मैं कहूँगा, हमने यहाँ पर गन कल्चर को मौका दिया। मैं उन बच्चों को, मैं उन छोटे भाइयों को, उनको कहना चाहूँगा, हमने यहाँ पे गन कल्चर को मौका दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है हुर्रियत को मौका दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रेडिकल नैरेटिव, सब 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 चीज़ों को हमने मौका दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ। लाशों के, कब्रों के, पुलिस वाला कभी कब मारा गया, कभी हमने देखा आर्मी की गाड़ियों पर अटैक हुआ, कभी देखा जो है सिविलियन बंदा मर गया। इससे ज़्यादा इंसानियत के कत्ल के अलावा हमने उसका कोई रिज़ल्ट नहीं देखा। तो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है ना, और ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है। इसी लाइफ में, इसी लाइफ के अर्ली स्टेज में आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बुढ़ापे के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, और क्या आप ऐसा काम कर रहे हो कल आप मैदान महशर में अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर सुरखरू होके उठो। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि ये मैसेज मैं अभी पेरेंट्स को देना चाहूँगा, ठीक है ना, जो बड़े हैं जिन्होंने वो टाइम देखा है ना। अभी मैं इस जनरेशन की बात करूँगा, उनके पेरेंट्स की बात करूँगा कि कभी भी उस चीज़ को डिस्कस मत करो जो हुआ है।
यहाँ पे 2010 में क्या हुआ, 16 क्या था, 18 क्या था, 19 क्या था, कभी भी डिस्कस मत करो। जो था वो हो गया। अब एक जो है, बुरा सपना था, भूल बस जाओ। उस सपने को रिपीट भी मत करो। सही बात। वो कहानी है, लेकिन वो ऐसी कहानी है, वो सुनाओ ही मत। अपने बच्चों के सामने डिस्कस करो प्रगति के बारे में, विकास के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने रिच कल्चर के बारे में, जो कल्चर कहीं ना कहीं इस रेडिकल नैरेटिव ने कहीं ना कहीं पे ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक मैं उन लोगों की बात करूँगा, हमने देखा है ना, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे बदनों को भी मलफूज़े हया देखा है, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने मैखाने में कई बार खुदा देखा है। आजकल जो है AI का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वो देखें कि जहाँ जहाँ पर रेडिकलाइजेशन वाला नैरेटिव चला है, वो कौम और वो जो लोग हैं उनका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं पे दाव पे लगा है। अब जिस तरह से अमन और शांति का माहौल चलता है विद द हेल्प ऑफ पहले मैं लोगों की बात करूंगा कि लोगों ने जो एक्सेप्ट किया है कि हमने रेडिकलाइजेशन को, हमने हुर्रियत के गंदे नैरेटिव को, हमने पाकिस्तान के गंदे नैरेटिव को निकाल फेंक करना है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको एक सहारा दिया, एक सपोर्ट पिलर की तरह खड़े रहे कि हाँ, आप अगर ऐसा करते हो, आप अगर एक कदम चलते हो तो हम आपकी तरफ 200 कदम चलेंगे। तो ये जो तालमेल अभी बना हुआ है, सी देयर वाज अ ब्रिज गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस एंड द सिविल पॉपुलेशन, ठीक है, इसकी वजह से होता था। अब क्या है, अब वो वैक्यूम बंद हो गया है, अब ब्रिज है, जो ब्रिज जो है दोनों तरफ से खुला है, बंद नहीं है, ठीक है, खुला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी। एक शेर मुझे याद आया, लेकिन उस जमाने का मैं कहता हूँ, जमाना ही था वो, जब एक शायर हैं, यही बारामूला के हैं, बड़ा ही अच्छा उन्होंने लिखा है कश्मीरी में। शायद उन्होंने जो फ्राइडेज पे होते थे ना हड़ताल होते थे, मतलब फ्राइडे तक ठीक होता था, नमाज पढ़ी, सब लोगों ने काम कर रहे हैं, रेडी वाला रेडी पे जा रहा है, दुकानदार, लेकिन उसके बाद फ्राइडे खत्म हो गया। अभी आप देखो, अभी कौन सा दिन है, आप देख रहे हो गाड़ियां चल रही हैं, वो रेडी मच्छी वाला मच्छी बेच रहा है, वो रेडी वाला रेडे पे है, वो पटरी वाला सारा कुछ कर रहा है, हाँ, पुलिस वाला जो ट्रैफिक पुलिस वाला बिल्कुल खड़ा है बिना वेपन के, ड्यूटी, आम जिंदगी है। ऐसा नहीं होता था। तो उसने उस टाइम पे क्या लिखा था, बड़े अच्छे पॉइंट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, यही बारामूला में रहते हैं। उन्होंने लिखा था कि कल ग्यूर बल्या यान बल्या जान खुदा म्यून, कल ग्यूर बल्या यान बल्या जान खुदा म्यून, लिखमुत ये मत्यो लान टल्या जान खुदा म्यून, बे आव जुमा गोम तमा सजद बकरहा, बे आव जुमा गोम तमा सजद बकरहा, कन रूद वशा गूल चल्या जान खुदा म्यून। मतलब ये है कि मतलब जो किस्मत में लिखा है, क्या पता कभी ये, उसने दुआई मांगी है कि क्या पता कभी ये खत्म होगा। आज जुम्मा है, अभी मेरा दिल कर रहा है, एक वो बंदा जो पीसफुल था, मेरा दिल कर रहा है कि मैं नमाज को जाऊं, बट उसके बाद पथराव होगा या गोलियां चलेगी, ये अल्लाह ही जानता है। एंड एक लास्ट चीज अब मैं आपको बताऊंगा, हमारे बच्चों को इस तरह से गुमराह किया गया ना, हमारे बच्चों को इस तरह से उस रेडिकल नैरेटिव के थ्रू गुमराह किया गया ना, वो आज जेलों में है। ऑब्वियसली जो उन्होंने उस टाइम पे किया, बहुत सारे लोग उसमें जो, वो आज जेलों में हैं, उनकी माएँ तड़प रही हैं, उनके बाप तड़प रहे हैं, और जिन लोगों ने उनसे करवाया वो ऐश कर रहे हैं, फॉरेन में बैठे हैं, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उनके ये। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि कश्मीरीज हैव एक्सेप्टेड, एक पुलिस वाला अगर मरता है तो ही इज़ अ पुलिस मार्टियर नाउ, एक आर्मी वाला जो मरता है ही इज़ अ आर्मी मार्टियर नाउ। इसी तरह से बहुत प्रोग्राम्स अभी चलते हैं, दर्दनामा करके एक प्रोग्राम चला है मेरे एक छोटे भाई का, जिस तरह अच्छा जिन्होंने 90s में अपनी जान गंवाई थी, जो मिलिटेंट विक्टिम्स थे, जिन बेचारों की कोई सुनता ही नहीं था, उन लोगों को जो है आवाज नहीं, उनको जॉब देना, आवाज देना। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आई नो इट्स गेटिंग वेरी दिस थिंग, मैंने 2016 में आई वाज इन मीडिया, तो
उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज शॉर्ट फिल्म हम बनाते थे। हाँ, तो 2016 31 दिसंबर को एक खबर आई कि एक पुलिस वाले को शहीद किया गया। तो आई अलोंग विथ माई वन ऑफ माई फ्रेंड वाज आल्सो इन मीडिया, तो हम चले गए लाच हंदवारा करके एक जगह है, तो हम वहाँ पे चले गए। हमने सोचा कि हम जाके देखते हैं। द स्कैरी थिंग वाज कि वो जो एसपीओ था उस टाइम पे, उसने 10-12 साल एज एन एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर काम किया था, और उसी साल वो शायद परमानेंट हो गया था, उसका वो कंफर्मेशन आ गया। तो वो चोगल चौक है हंदवारा में, चोगल चौक में क्या कर रहा था, इंटरव्यू अपना फ्रिस्किंग कर रहा था। किसी को हार्म नहीं करता था, बिना किसी वेपन के, बिना किसी गन के, जस्ट ही वाज फॉलोइंग हिज रूटीन ड्यूटी। गाड़ी में मिलिटेंट थे, एक दो थे, जो भी है। उन्होंने फ्रिस्किंग के दौरान जो है उनको उनके छाती पे गोलियां लगाई और वो मर गया। ये हुआ 31 दिसंबर 7 बजे के आसपास। अगले दिन जब हम वहाँ गए, जनाजा बहुत था, लोग बहुत थे, है ना, 40-50 हज़ार लोग उसके जनाजे में भी थे। और मैं ये कहता हूँ ना कि जनाजा कांट जस्टिफाई समबडीज कि कोई अच्छा बंदा है या कोई जनाजा जस्टिफाई, नंबर जो है ना, हाँ, क्वांटिटी जस्टिफाई नहीं करती है चीज़ों को, क्वालिटी जस्टिफाई करते हैं। लाखों लोग उधर भी जनाजे में हुआ करते थे और यहाँ पर भी लोग जनाजे पे हुआ करते हैं। अब क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क है, कौन थे। तो हज़ारों लोगों ने जनाजा पढ़ा। 1 जन 2017 को 7 बजे उसकी वाइफ जो है वो एक्सपेक्टिंग थी। मैं अभी भी गया, उसका उसके एक छोटी बेटी थी जिसके हाथ में गुब्बारा था, तो गुब्बारा फुला रही थी और मैं देख रहा हूँ, एंड अभी वो बात भी नहीं करती थी, गुब्बारा फुला रही थी। और मैं अंदर चला गया, मैंने सोचा इसका यही एक बेटी होगी। मैं अंदर चला गया तो उसकी वाइफ बेड पे लेटी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उनको। एंड 7 बजे 2017 1 जनवरी जिस टाइम पे उसके फादर को शहीद किया गया, उसी टाइम पे जो है उसकी वाइफ ने एक बेबी बॉय जो है डिलीवर किया। और वो इतना ही बोलती थी, एक क्वेश्चन मार्क, मेरे हस्बैंड का क्या कसूर था। अब जिस मिलिटेंट ने उसको शहीद किया, कौन सी आज़ादी मिली, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। घर उजड़ गया। जिन्होंने भेजा था वो खुद उनकी खुद की हालत खराब है, वो तो मर गया। अब ठीक है, वो तो निकला था सो कॉल्ड शहीद होने के लिए, वो तो निकला था जो करने के लिए। अब पीछे जो बेचारा मर गया, अब उनकी फैमिली है वहाँ पर। आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं पे उन नस्लों में, मतलब जिनके घर उजड़ गए मिलिटेंट्स की वजह से, वो गुस्सा, उस गुस्से को क्या करेंगे? वो कहाँ से देखेंगे अपने, मतलब अपने फादर्स को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी फैमिली को, है ना। हमने एंजॉय किया है, मतलब पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं, या अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारा है। वो जो 1 साल का, अभी तो 4-5 साल का बच्चा होगा, अभी उसको ज़रूरत होगी, उसके फादर को पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना होगा, क्या करेगा, कौन जाएगा उसके साथ? और ये कहानी मुझे लगता है सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बहुत से ये हजारों परिवारों की कहानियां सिर्फ एक सोच के कारण, एक सोच के कारण। तो इस रेडिकलाइजेशन को, ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको एक अलग नैरेटिव में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड विच फॉर्चुनेटली यू आर डूइंग। या थैंक यू सो मच। जितना काम आप कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद, ग्रेनेड अटैक, थ्रेड्स की बात करूं, मारने की धमकियां, पैसे की धमकियां, पैसे से जान बचाने की धमकियां, लेकिन फिर भी सियासती काम, जो सोशल वर्क काम है, एक्टिविज़म है, वो आपने नहीं छोड़ा। और साथ साथ अगर मैं करंटली बात करूँ तो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एज ए साइकोलॉजिस्ट इन द डिफेंस, तो वहाँ पे भी क्लासेस देते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग, द थिंग्स आर चेंजिंग। तो हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि कश्मीर की ऐसी कहानियाँ जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, उनको सामने लेके आएँ और जानें कि ये चेहरे कौन है, क्योंकि बहुत सालों से ये लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इनसे हमें एज ए इंस्पिरेशन
लेनी चाहिए। आबिद जी, वंस अगेन थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। दिस लवली कन्वर्जेशन। वैसे मन तो कर रहा है कि और कहानियाँ आपकी सुने, लेकिन क्या करें, वक्त जो है, कुछ वक्त से ही हम कुछ टाइम बाउंड के अंदर ही कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर ज़रूर आगे आपसे और बात करेंगे और कोई एपिसोड, कोई और सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल।